आज की क्लास में मैं आपको एक न्यू टॉपिक कराने जा रही हूँ, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो आपने सीखा था उसमें पॉलन ग्रेन्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे आपने। ये उसके कॉम्परेटिवली अगर देखा जाए तो टोटली आपके लिए क्या है, न्यू है, बिल्कुल ही नया है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बच्चों के सामने इस पूरे के पूरे इमेज को रखा जाए ना, ये आप ही के एनसीईआरटी का डायग्राम है, तभी मैंने कहीं और को प्रेफर नहीं किया। सबसे पहले आपको यही सीखना है, उसके बहुत सारे डायग्राम से सबको आप आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक यही आपको सबसे पहले सीखना है। ठीक है, तो इस डायग्राम में अगर कोई आपसे पूछे क्या नजर आ रहा है, तो इस डायग्राम में आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का बनना दिख रहा है। ये जो आपके पास यहाँ पे ये डायग्राम अवेलेबल है, दैट इज मैच्योर एम्ब्रियो सैक। इसको मैच्योर एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मैच्योर एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक टर्म आपने और कहाँ सुना है इसके पहले? इसके पहले कहीं सुना है आपने एम्ब्रियो सैक? कहीं लग रहा है सुना हुआ? इलेवेंथ में कई बार बोला था मैंने आपको, बट मुझे नहीं याद हो तो मैं आपको वापस से बताती हूँ। देखिए, उसको सीखने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी चीज जो है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ ना, वैसे वैसे आपको याद करते जाना है। अगर ये नहीं याद हुआ तो ये पूरा चैप्टर जो है ना वो समझना वेस्ट हो जाएगा, आपका यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये ओव्यूल है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, तो ओव्यूल है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओव्यूल है। क्या है ये? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओव्यूल है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम में बैठेंगे तो बच्चों को 5 मार्क्स का ये ड्रॉ करने को भी आता है, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं ऑफ एन ओव्यूल। ये सीख रहे हैं आप। एक और क्वेश्चन अब यहाँ पे अराइज होता है, पता है क्या? कुछ बच्चे अब सोचते हैं कि हमने ये ओव्यूल तो पढ़ लिया, ये ओव्यूल तो हमें दिख रहा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें से हाफ बच्चों को यही बात समझ नहीं आती कि अब ये ओव्यूल कहाँ अवेलेबल है। अगर हमें ओव्यूल समझना है तो पहले ये तो देखना पड़ेगा कि ये ओव्यूल प्रेजेंट आके होता तो होता कहाँ पे है। ठीक है, तो एक्चुअली आपको अगर थोड़ा भी याद हो ना, तो मैंने आपको पिस्टिल बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? पिस्टिल बताया था। ठीक है, कुछ ना भी याद हो तो 10th का थोड़ा सा जब आप डबल फर्टिलाइजेशन कर रहे थे वो तो याद होगा ही होगा आपको। अगर वो भी नहीं याद तो मैं वापस रिकॉल कराती हूँ आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब आप पिस्टल के स्ट्रक्चर को देख रहे थे, किसको देख रहे थे? ये पिस्टल जो है इसके स्ट्रक्चर को जब आप एनालाइज कर रहे थे, अभी क्या लेवल किया है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है याद कराना। ठीक है, मैंने आपको क्या शो करने के लिए ये इमेज वापस दिखाया है आपको पता है? ये स्टिग्मा है। क्या है ये? स्टिग्मा है। यहाँ पे छोटे 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 पॉलिन ग्रेन्स दिख रहे हैं आपको। तो ये पूरा जो पार्ट आपको ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक नजर आ रहा है, दैट इज पिस्टिल। क्या है ये? पिस्टिल है। याद रहेगा क्या हो गया ये? पिस्टिल हो गया। पिस्टिल के हो गए 3 पार्ट, स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल। यहाँ तो हालांकि इसके अंदर का पॉलन ट्यूब लिखा है, इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे, ये बाहर वाले की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज स्टाइल। स्टाइल के बाद ये नीचे जो स्वॉलन बेसल पोर्शन है, दैट इज ओवरी। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी इज नोन एज पिस्टिल। याद आ गया आपको? ठीक है, डे 1 से समझाती आ रही हूँ। जब मैंने फ्लावर स्ट्रक्चर बताया था तब भी ये बात बताई थी मैंने। तो ये ओवरी जो नीचे दिख रहा है, स्वॉलन बेसल पोर्शन, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। इतना समझ आया पहले? यस और नो? रिप्लाई करेंगे दोस्तों। यस मैम। इतना समझ आया? ठीक है, कि मैं अभी आपको जो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ, ये मैं ओवरी के अंदर यहाँ जो ओव्यूल बैठा है ना, ये सिखाने वाली हूँ मैं आपको। ठीक है,
तो ये देखिए, समझ आ गया? क्योंकि अचानक से बताना स्टार्ट करो ना, आधे बच्चों को ये टेंशन होती है पता नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं या हम समझ किस चीज़ को रहे हैं, पहले तो यही बात नहीं समझ आ रही। बहुत ध्यान से इस डायग्राम को समझेंगे, बहुत ध्यान से कोशिश ये करेंगे अभी के अभी याद कर लें, इसके बाद बिना देखे इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए, तो उसमें से उसके अंदर से उस ओव्यूल को निकाल के हमने यहाँ क्या किया, बाहर रख दिया। यहाँ पे आपके पास एक माउथ लाइक ओपनिंग है, M फॉर माउथ लाइक ओपनिंग, M फॉर माइक्रोपाइल। याद हो गया? माइक्रोपाइल आपने कहाँ देखा है? रिप्लाई करेंगे उधर से, माइक्रोपाइल कहीं देखा है आपने? कहाँ देखा है माइक्रोपाइल, बताइए? माइक्रोपाइल कहीं देखा है आपने इसके पहले? इसके पहले क्या डेली देखते हैं आप? बस आपने ध्यान नहीं दिया होगा और नोटिस नहीं करा होगा कि इसी को हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है? आपने बहुत सारे सीड्स देखे होंगे ईच एंड एवरी डे अपनी डेली लाइफ में, देखा है नहीं देखा है? देखा है ना? यस मैम। देखा है। अब आप बोलेंगे, आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे कि हाँ हमने तो देख रखा है इसको। तो आपने जब कभी भी चने भिगोए होंगे या किसी भी सीड को जब आपने सोक किया होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही प्रोमिनेंट और वेल डिफाइंड, ठीक है? आपको एक ना इससे भी अच्छा दिखता है, यहाँ पे तो बस स्क्वायर की तरह है, यही आपको दिखाया जा रहा है। प्रॉपर में एक होल नजर आता है आपको, दैट इज माइक्रोपाइल। क्या होता है वो? माइक्रोपाइल होता है। ये माइक्रोपाइल, ये जो मैंने ओपनिंग बताया अभी, ये जो माइक्रोपाइल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करके आगे जाके किसी सीड में होल की तरह दिखेगा। समझ आ गया? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड एज अ होल इन अ मैच्योर सीड। आपको वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा माइक्रोपाइल, हाइलम, फ्यूनिकल, रैफे, माइक्रोपाइल को टिक करना है। समझ आ गया? मतलब किसी सीड में जो होल आपको नजर आ रहा है, दैट्स माइक्रोपाइल, वो उसका माइक्रोपाइल है, ठीक है? अब माइक्रोपाइल समझ आ गया, सबको याद हो गया? मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि जो आपको ये लेबल्स दिख रहा है ना, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये याद कराना मेरा काम है। एक माइक्रोपाइल याद हो गया सबको? यस सर, नो? माइक्रोपाइल याद हो गया? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, इंटेगुमेंट मतलब ना कवरिंग होती है। कवर जो होता है ना, इंटेगुमेंट, बहुत जगह ये वर्ड यूज होता है। इसके बाहरी साइड जो कवर है, दैट इज नोन एज आउटर इंटेगुमेंट। बाहरी कवरिंग है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। अब इसके पास एक अंदर का भी कवरिंग है, दैट इज इनर इंटेगुमेंट, ठीक है? कुछ और हो ना हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में मटर बहुत बार छीला होगा। कुछ ऐसे घर में बैठे हैं, बहुत ज्यादा गेस्ट आ गए, टाइम पास करने के लिए मदर ने दे दिया, और लो बैठो छीलो, कोई काम नहीं कर रहा है। तो कभी भी अगर आपने उसके बाहर कोट को हटाया हो, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक ट्रांसपेरेंट सा एक और कवर है उसके चारों तरफ। नोटिस किया है आपने? यस मैम। यस मैम। याद कीजिए, सारे बच्चों को याद आया? याद आया सबको? एक ऐसी कवरिंग होती है जो आपको ना ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पतला सा पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट सा है, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ है, और इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि उसके बाद उसके अंदर के ना जो कॉटिलिडन्स हैं आपके दोनों, वो भी दिख रहे होते हैं, वो भी इजिली नजर आ रहा होता है, ठीक है? तो बोलने का क्या मतलब हुआ? अभी अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, उसमें से एक सबसे बाहरी जो मोटे वाले कवरिंग को आपने निकाला, दैट इज आउटर इंटेगमेंट। उसको भी हटाने के बाद
आपने उसके अंदर एक और कवरिंग देखी होगी जिसमें दोनों क्वार्टिलेटरल्स को होल्ड करके रखा हुआ था, उसको हम इनर इंटेगमेंट कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है। सवाल ये उठता है कि अगर हम ओव्यूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि बाहर का है ये तो इसको आउटर इंटेगमेंट बोल दो, ये अंदर का है तो इसको इनर इंटेगमेंट बोल दो। हमने यहाँ पे नामकरण कर दिया, हमने इसको लिख दिया, मेंशन कर दिया। अभी अभी मैंने आपको सीड का एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि सीड जो है उसमें भी ये कवरिंग दोनों आगे जाके ट्रांसफॉर्म होते हैं। सीड में इन दोनों का नाम बदल जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम टेस्टा एंड टेगमेन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा नोटवर्क नहीं करने वाली हूँ। आपको शॉर्टकट में यहाँ पे लिखना है आउटर इंटेगमेंट, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा टेस्टा में। उसके बाद जो इनर इंटेगमेंट है, इनर इंटेगमेंट ट्रांसफॉर्म होगा, टेगमेन कहते हैं इसको। टेस्टा एंड टेगमेन याद रहेगा? टेस्टा एंड टेगमेन मतलब मैम ये टेस्ट अगर एंड ट्रीटमेंट होता है? देखिए अभी मैं एक एक वर्ड और लिखूंगी फिर आपको समझ आ जाएगा। मैंने इस साइड जो इंटेगमेंट इंटेगमेंट लिखा है ना, मैं यहाँ ओव्यूल लिख देती हूँ और इधर जो मैंने टेस्टा टेगमेन लिखा है ना इसको और उधर शिफ्ट कर देती हूँ। और मैंने जो यहाँ टेस्टा टेगमेन लिखा है ना इसके लिए मैं सीड लिख देती हूँ। ये रहा आपका सीड। तो क्वेरी ये आ रही होगी आपके दिमाग में, ये डाउट होगा कि अभी अभी तो हम आउटर इंटेगमेंट इनर इंटेगमेंट पढ़ रहे थे, फिर यहाँ पे टेस्टा टेगमेंट वर्ड कहाँ से आ गया? तो ओव्यूल जो है आपका, अगर उसमें कोई आपसे पूछे तब बोलेंगे आउटर इंटेगमेंट इनर इंटेगमेंट। फिर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बताओ सीड के अंदर आउटर इंटेगमेंट को क्या बोलेंगे, तब उसका नाम टेस्टा हो जाएगा। सीड के अंदर इनर इंटेगमेंट को क्या बोलेंगे तब उसका नाम टेगमेन हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? यस मैम। है ना? जो ये कंफ्यूजन थी एक, वो क्लियर हो गई होगी आपकी, है ना? वहां हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम सीड के अंदर, सिर्फ किसके अंदर? सीड के अंदर हम लोग इसका नाम टेस्टा एंड टेगमेन रख देते हैं। वही है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और इतना ज्यादा मतलब आपस में ये इंटरकनेक्शन शो करता है, वो ऑब्वियस है। एक बाहरी एक अंदर का है, तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ लेबल्स में एटलीस्ट इतनी बात तो जरूर समझ आती है कि बाहर वाले को टेस्टा लिखा जा रहा है और अंदर वाले को टेगमेन लिखा जा रहा है। ये देखिए सबसे बाहर के साइड जो है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, वो जितने भी इमेजेस देखेंगे वही होगा। आपको याद रखना है ये कि सीड कोट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो बाहरी वाले कोटिंग को हम लोग टेस्टा बोलेंगे, अंदर वाली कोटिंग को, कवरिंग को, लेयर को टेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब याद हो गया? ये बताने का रीजन क्या है मैं तो भी बता देती हूँ। लास्ट में बच्चों को ना एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ाना पड़ता है। वहां जब मैं वापस से टेस्टा टेगमेंट बोलना स्टार्ट करती हूँ, बच्चों को याद ही नहीं आता कि आउटर इंटेगमेंट इनर इंटेगमेंट उन्होंने सुना कहा था। तो मैंने यहाँ क्या किया, इसको फिनिशिंग देने के लिए अभी के अभी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, दो चीजें मैंने और याद करा दी आपको, एक आउटर इंटेगमेंट, दूसरा इनर इंटेगमेंट। याद हो गया सबको? ठीक है। इस माइक्रोफाइल के ठीक ऑपोजिट साइड में जब आप जाएंगे तो जो हेड लाइक चाला अपीयरेंस दे रहा जाता है, तो आपको यहाँ जो हेड लाइक अपीयरेंस दे रहा है इसको हम लोग चेलेजा भी बोलते हैं, चेलेजल एंड भी बोलते हैं, चेलेजल पोल भी बोलते हैं। जो भी बोलिए मतलब वही है। ठीक है। फिर उसके बाद हाइलम की बारी आती है। यहाँ मार्क तो किया है
लेकिन जो हाइलम है, कौन है? हाइलम। हाइलम को समझे तो समझे कैसे? अब बच्चों के सामने चैलेंजिंग जॉब ये आता है कि हाइलम को कैसे समझे। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने कई बार घर में मटर छीला होगा, तो मैंने आपको उसमें टेस्टाटेगमेंट समझाया। फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अब इस हाइलम को कैसे समझे। हाइलम को समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि तब तक तो समझा जा सकता है जब तक ये क्या है, यहाँ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ऐसे करके डैश करके हाइलम प्लांट में लिखने को, अटैच हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली अगर आप इसको काटने की बात भी छोड़ दें, अगर इस पूरे को मान ले कि ये एक पी का सीड है और ये फ्यूनिकल से लगा है, आपने क्या किया, इस मटर को, इस पी को यहाँ से डिटैच कर दिया, तोड़ दिया। अब आप एक बात बताइए, जब आप तोड़िएगा तो वहां पे एक स्क्वायर होगा या नहीं होगा, निशान होगा या नहीं होगा? दिखिएगा ना आपको। दैट मीन्स यस मैम। की द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या हो गया? स्टॉक हो। इस ओव्यूल का जो स्टॉक है उसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूनिकल कहते हैं। इस ओव्यूल के स्टॉक को फ्यूनिकल कहते हैं। फ्लावर के स्टॉक को पेडिसल कहते हैं। लीफ के स्टॉक को पेटियोल कहते हैं। सब अलग अलग है, याद रखना है। ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं? ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। ठीक है, वेरी गुड। लीफ के स्टॉक को पेटियोल कहते हैं। क्या पेटियोल। कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। ठीक है। फ्लावर के स्टॉक को पेडिसल। पेडिसल। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें याद रखना है आपको कि फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल, और कुछ नहीं है बस। भाई इसको स्टॉक चाहिए ना ओवरी के साथ अटैच होने के लिए, हवा में थोड़ी उड़ता रहेगा, ये यहाँ पे अटैच होगा। उसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है किस चीज की, कि ये एम्ब्रियो सैक जो अवेलेबल है बीच में आपके पास, इसके चारों तरफ एक न्यूट्रिशियस सेल का मास जो है वो भरा होता है। ठीक है। तो ये मास जो भरा होता है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? न्यूक्लियस कहते हैं। द मास ऑफ सेल्स इन विच एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड इज नोन एज न्यूक्लियस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? न्यूक्लियस कहते हैं। याद रहेगा। ठीक है। तो क्या क्या सीखा? कुछ क्वेश्चंस में पूछ रही हूँ, फटाफट आंसर करेंगे। आउटर कोट, ओव्यूल के आउटर कोटिंग को क्या कहेंगे? आउटर इंटेगमेंट। ठीक है, वेरी गुड। आउटर इंटेगमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज में होगा? टेस्टा। वेरी गुड। इनर इंटेगमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा? टैगमेंट। ठीक है। नेम द मास ऑफ सेल इन विच एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड। न्यूसिलस। ठीक है, वेरी गुड। द माउथ लाइक ओपनिंग इन एन ओव्यूल। माइक्रोपाइल। वेरी गुड। एंड द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल। वेरी गुड। एंड द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम। वेरी गुड। देखिए, अब एक एम्ब्रियो सैक के 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर की तो मैं अभी डिटेलिंग करने जा रही हूँ। ठीक है। लेकिन अगर किसी सीड में आप ध्यान देंगे, मात्र एक, जैसे कोई ऐसा बच्चा हो जो कभी अगर गिर गया हो तो फेस में कहीं किसी स्पेशल जगह पे कोई स्कैर हो गया हो, चोट लगने की वजह से कोई निशान हो गया हो, तो है। अब उसका ना तो कोई लॉस है ना कोई सिग्निफिकेंस है तो है उसके फेस में। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर आप सीड को देखते हैं तो होता ये है, ध्यान से देखिए, चने को भिगोने के बाद ध्यान से देखेंगे ना तो उसके बीच में ऐसे ना एक लाइन सा दिखेगा आपको, देखा है आपने?
देखा है सबने? नहीं देखा होगा तो ध्यान से देखेंगे, पर अच्छे से भिगो लीजिए। उसके बाद आप बढ़िया से देखेंगे, आपको बहुत बढ़िया सीड में जो है एक स्क्वायर सा नजर आएगा, एक निशान सा दिखे, बहुत प्रोमिनेंट होता है। किसी भी सीड को जो आप भिगो दीजिएगा उसमें आपको ये दिखता है। इसको हम लोग रैफे कहते हैं। क्या कहते हैं? रैफे कहते हैं। RAPHE, यहाँ जो लिखा है रैफे। ये रैफे जो वर्ड है, ये कोई कॉपीराइटेड वर्ड नहीं है बॉटनी के लिए। जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दोनों टेस्टिस जो अवेलेबल होते हैं बाहर की तरफ से, फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, दोनों टेस्टिस के बीच में एक निशान होता है, स्क्वायर होता है, उसको भी यही रैफे कहते हैं हम लोग। समझ गए? तो रैफे याद हो गया, बस एक स्क्वायर है, एक निशान सा है वहां पे, जहां से आपको ऐसा फील होता है कि डिवाइडेड है, बट वैसा कुछ है नहीं। तो आपको याद हो गया रैफे क्या है? यस या मैम। रैफे याद हो गया सबको? ठीक है। तो तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ना एक स्ट्रोफ्यूल लिखा है, तो आप पूछेंगे स्ट्रोफ्यूल क्या होता है, तो थोड़ा सा ना ऐसे उभरा हुआ सा किसी किसी बीज में ऐसे दिखता है, ऐसे निशान भी होगा और ऐसे ऐसे उभरा हुआ भी होगा, उसको स्ट्रोफ्यूल बोला जाता है। ठीक है। स्ट्रोफ्यूल साथ में याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रैफे जरूर याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। क्या मेरा बोलने का मतलब हुआ कि आप अभी अभी जो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना, इसमें मुझे अच्छी बात क्या लगी, यहाँ पे एक इसने अलग से लाइन डाल रखी है, मुझे कुछ करना नहीं है, उसके लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, इसने स्पेशली अलग से एक लाइन यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक। बस आपको करना क्या है, इसको रैफे मेंशन कर लेना है, तब ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना? लिख लेंगे RAPHE, इसको रैफे बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? रैफे बोलेंगे। याद रहेगा? ठीक है। चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार बिना देखे बनाएंगे इसको। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, बिना देखे हुए बनाएंगे क्लास ओवर होने के बाद। हार्डली 3 मिनट्स का टाइम जाएगा आपका, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। हो गया? आगे बढ़े। यस मैम। चलिए, अब बीच में ना ये एम्ब्रियो सैक आपको बैठा हुआ दिख रहा है। अब ये एम्ब्रियो सैक जो नजर आ रहा है आपको, सिर्फ एम्ब्रियो सैक के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो सवाल ये उठता है, एम्ब्रियो सैक बना कहाँ से? तो एम्ब्रियो सैक आखिर कभी ना कभी किससे बना होगा? न्यूक्लियस के किसी सेल से बना होगा। यस और नो? सोचिए, एक बार अपना कॉमन सेंस खुद ही लगाएंगे। एम्ब्रियो सैक किससे बना होगा? सोचिए। सिर्फ एम्ब्रियो सैक पे फोकस करेंगे हम लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये मतलब ऐसा ही था क्या? अभी भी मैं आपको सिखाऊंगी। एट द अपर साइड 3 एंटीपोडल्स आर प्रेजेंट, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग। जब सबको टोटल करेंगे तो 8 आएगा। मैं याद करा रही हूँ, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन पूछना है कि आपको क्या लगता है कि ये 8 ही होगा हमेशा? कभी ना कभी तो इसने एक सेल से शुरुआत करी होगी, है या नहीं? यस मैम। तो वही मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वो एक सेल आया कहाँ से, ये पूछ रही हूँ। न्यूक्लियस के कोई सेल से आया। न्यूक्लियस से आया। कहाँ से आया? न्यूक्लियस से आया। 11th की बुक में भी एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, 12th में भी लिखा हुआ है, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस
modifies itself in embryo sac। मतलब आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से कोई एक बच्चा कल को जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो ऐसा तो नहीं सीन निकल जाएंगे उसके, तो हम बोलेंगे ना इस क्लास में इतने बच्चे अवेलेबल हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से एक बच्चा ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। ठीक उसी तरीके से जैसे आपकी ये इतनी बड़ी बॉडी एक जाइगोट से बनी है, ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, कभी तो 1 सेल होगा ना, तो ये 1 सेल कहाँ था? तो हमेशा याद रखना है कि ये जो 1 सेल था, ये इस न्यूक्लियस में डूबा हुआ है। कहाँ डूबा हुआ है? ये न्यूक्लियस में डूबा हुआ है, याद रहेगा। फिर इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तब एम्ब्रियो सैक बनेगा। लेकिन अभी भी मैं आपको ये नहीं बता रही कि एम्ब्रियो सैक बनेगा कैसे, अभी मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि एम्ब्रियो सैक में क्या क्या सी चीजें, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है और अवेलेबल। ठीक है, अब समझेंगे इसको ध्यान से। आपके पास अपर साइड में एक सबसे पहला ट्रिक, एग आपको जहां दिखे ना, माइक्रोपाइल वही होगा, हमेशा याद रखना। कोई पूछे कि बताओ एग किस साइड में होगा, माइक्रोपाइलर एंड में होगा, चेनेजल एंड में होगा, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे वहां पे। क्या कॉमन सेंस लगाना है कि भाई ये पॉलन ट्यूब जो जा रहा है यहाँ पे फर्टिलाइज करने के लिए, तो फर्टिलाइज सबसे पहले तो ये एग से करता है, तो किधर से एंट्री करेगा? माइक्रोपाइल से। क्या चाहिए? एग चाहिए, तो कॉमन सेंस है ना कि माइक्रोपाइलर एंड में ही एग होगा, रटने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर कभी भी आपको याद रखना हो एग है कि हम क्या लिखें, अगर कल को जाके कभी कंफ्यूजन में आपका हाथ रुके तो अपना कॉमन सेंस लगाना है कि ये जो एग सेल है और ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, तो इसी माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री होने वाली है मेल गेमेट की, जो कि इस एग सेल के साथ जाके फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। आपके पास यहाँ पे है एंटीपोडल्स, ठीक है, फिर है पोलर न्यूक्लियाई, देन है सिनर्जिड्स, और देन है आपके पास एग सेल। यही मेन चीजें सीखनी है आपको बस, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, तो मतलब ऐसे में नॉर्मली भी पूछ लूँ ना किसी बच्चे से जो जिसके पास बायो नहीं भी हो, तो अभी अभी जो दिख रहा है अगर मात्र हम उसकी बात ही करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ यहाँ पे कि ये जो एंटीपोडल्स अवेलेबल हैं, इन एंटीपोडल्स का नंबर बताना है आपको, तो एंटीपोडल्स का नंबर कितना है? 3। 3 है। कितना है? 3 है यहाँ पे। ये हो गया आपका डी एंटीपोडल्स, ये है आपके। उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई है 2, ये कितने हो जाएंगे? 2। 2 हो जाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। फिर सिनर्जिड्स R2, ये भी कितने हैं? 2 है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे एग सेल, एक्सेल एग इज सेल 1। 1, हमने यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। अब इसको टोटल करेंगे, 3 + 2 + 2 + 1, कितना हो जाएगा? क्या मिला आपको? 8। ठीक है, वेरी गुड। 8 से ज्यादा कम भी आया किसी का? 8 ही आया सबका। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? हम लोग इसके लिए लिखेंगे क्या, हम लोग इसके लिए यहाँ पे मेंशन करेंगे 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अब कोई दिक्कत किसी को? क्रिस्टल क्लियर हुआ सबको?
आपको क्वेश्चन Yes, ma'am. पूछा जाएगा द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज, उसके बाद आपको वहां पे ऑप्शंस दिए जाएंगे 8 न्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लिएटेड, 5 न्यूक्लिएटेड, 7 न्यूक्लिएटेड। तो क्या होगा आंसर? 8 8. न्यूक्लिएटेड। लेकिन ये जो न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है। तो यहाँ जो आपको 2 मैंने लिखा ना, पोलर न्यूक्लियाई, एक्चुअली दीज 2 पोलर न्यूक्लियाई आर अवेलेबल इन वन सेंट्रल सेल। वन सेंट्रल सेल, विद इन ब्रैकेट डाल देती हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका वन सेंट्रल सेल। एग्जैक्ट हो गया है ना। फिर इसको यहाँ फिट कर लो। अब एक और बात बताएंगे मुझे, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितना न्यूक्लिएटेड है, तब तो बोलेंगे 8 न्यूक्लिएटेड। लेकिन अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितना सेल्ड स्टेज है, तब क्या बोलेंगे? 3. तब हो जाएगा 3 + 1 + 2 + 1, क्योंकि 2 की बजाय 1 हो जाएगा, बाकी सब वही है। समझ आया? Yes, ma'am. है ना? बाकी सबका सेम का सेम है यहाँ पे। बस अगर कोई आपसे पूछे कि कितना Ma'am, सेल्ड it will स्टेज be है, 7-cell stage. हाँ, तो एक स्टेटमेंट, ताकि आपको कंफ्यूजन नॉर्मली, कल ना इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। मैं ज्यादा नहीं खिचड़ी करना चाह रही इस पेज पे, तो बस मैंने इतना ही मेंशन करा है। हो गया ये? आगे बढ़े हम लोग। Yes, ma'am. चलिए एक स्टेटमेंट बस लिखेंगे इसके लिए। ये 5 स्टार पॉइंट है, ये हमेशा याद रखेंगे आप। हमेशा याद रखना मस्ट है इसको, नोट करके लिख लेंगे इसको। embryo sac of an ovule of an angiosperm, लिख देती हूँ, ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। of an angiosperm contain 7 celled, 7 के बाद एक हाइफन भी दिया जाता है, 7 celled और 8 न्यूक्लिएटेड। अब क्रिस्टल क्लियर हुआ ये कैसे हुआ? Embryo sac of an ovule of an angiosperm contain 7 celled और 8 nucleated stage। समझ आया? क्रिस्टल क्लियर है सबको? कैसे हुआ ये मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ, ठीक है? हो गया ये? कर लिया सबने? आगे चले हम लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, आप जब किसी बुक को देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले इसकी पढ़ाई कराई जाती है, मेगास्पोरोजन। मैंने पहले ये सिखा दिया आपको, पीछे का सस्पेंस बाकी रखा, आया कहाँ से, है ना? अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बना कैसे। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि मैं शुरू से एक ही बात रिपीट कर रही थी क्या? मैं आपको बोल रही हूँ कि ये एक सेल से बना है। किससे बना है ये? एक सेल से बना है। तो आखिर ये एक सेल से 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में गया कैसे, ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ? ये कोई जादू या मैजिक तो हुआ नहीं होगा। ऑब्वियस है कि इसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है? क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, क्यों समझेंगे ध्यान।
ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप बोलेंगे क्लियर नहीं है, दूसरा डायग्राम में देखती हूँ, बट नहीं भी क्लियर हो आपको उसकी कोई जरूरत नहीं, गोली गोली से दिख रहे हैं, मैं उतने से समझा दूंगी आपको। अगर अवेलेबल हो तो फिर हम लोग करते हैं। मैंने आपको ना मियोसाइट बताया था, याद है किसी बच्चे को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मियोसाइट, किसी बच्चे को याद है? मैम cells undertaking meiosis. वेरी गुड। जिस सेल के अंदर मियोसिस होना है, द सेल विच अंडरगोज मियोसिस इज नोन एज मियोसाइट। क्यों रिकॉल कराया मैंने? नीट के एग्जाम में पास्ट ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मियोसाइट। ऑप्शन सुनिए, एक बार और मैंने ये क्वेश्चन बताया था, उस टाइम भी बताया था। आपको लिखा रहेगा मेगास्पोर, मदर सेल, स्पर्म, ओवम, ऑल ऑफ द अबव। 99% बच्चे ना ऑल ऑफ द अबव को टिक मार के आते हैं, या फिर स्पर्म को कुछ बच्चे मारेंगे, कुछ बच्चे ओवम को टिक करके आ रहे हैं। बट द राइट आंसर इज मेगास्पोर, मदर मेगास्पोर सेल। मदर सेल। यस, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इस सेल को मियोसिस करना है। इस सेल को क्या करना है? मियोसिस करना है। समझ आया सबको? तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे आपको जो सारी चीजें दिख रही है, जो भी दिख रहा है, इसमें से आपका मियोसाइट कौन है, तो मियोसाइट है आपका मेगास्पोर, मदर सेल। ठीक है, याद हो गया सबको? वाई मियोसाइट? बिकॉज megaspore mother cell undergoes meiosis. And what is the ploidy of megaspore mother cell? The ploidy of megaspore mother cell is diploid or 2n, क्योंकि मियोसाइट की प्लॉइडी हमेशा डिप्लॉयड होगी। हैप्लॉइड में क्या कीजिएगा? मियोसिस करा के, ठीक है, बुका भी। तो यहाँ पे आपने लिख लिया कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है उसकी प्लॉइडी क्या है? 11th इतना तो हर बच्चे को याद होगा, अगर नहीं याद है तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर किसी भी सेल में मियोसिस 1 कराया जाता है तो वो सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है। फिर अगर आप मियोसिस 2 कराते हैं तो ये 2 2 सेल्स से 4 4 होगा। सेल्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले मुझे ये बात बताएंगे कि इतना पार्ट पहले याद हुआ सबको, यस और नो? यस मैम। इतना पार्ट बिना देखे लिख सकते हैं? Yes ma'am. मतलब यस मैम। एक सर्कल बनाया आपने, 1 मेगास्पोर मदर सेल, फिर आपने मियोसिस 1 किया 2 सेल्स, फिर आपने मियोसिस 2 किया 4 सेल्स, स्टॉप हो गया। मजे की बात क्या है, तो ये 1 से जो 2 बना ना, इसको हम लोग मेगास्पोर डायाड बोलते हैं। अभी सब मेंशन आपकी बुक में मैं दिखा देती हूँ आपको। डायाड मतलब 2 होता है, ये मेगास्पोर टेट्राड बना, 4 है तो, ठीक है। इसमें से 1, 2 और 3, 3 मेगास्पोर्स आर डीजेनेरेटेड, जो बेचारे ने यहाँ पे गायब करके इसको ऊपर बिठा दिया। 3 मेगास्पोर्स आर डीजेनरेटेड। इतना समझ आया सबको? इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, 3 मेगास्पोर्स आर डीजेनरेटेड। अब ये सब के सब शहीद हो गए। इसने बोला कि भाई तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तुमको आगे जाके क्या करना है, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाना है। तो हम ही लोग शहीद हो जाते हैं और तुम ही आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाओ। समझ आया सबको? समझ आया? ठीक है। Yes ma'am. इसके बाद यहाँ तक ये पार्ट तक क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको। अब अगला स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, पहले यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए एक चीज सिखाती हूँ आपको।
बच्चों को जब बोला जाता है ना डिफाइन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं उसमें, ठीक है। अब एक बात बताएं, यहाँ पे आपके पास कितना मेगा स्पोर बचा है? 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, कितना बचा है? 1 1, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक में अपने आप को कितना मेगा स्पोर कन्वर्ट करेगा? 1, 2, 3 और 4? 8 1। आपने डेफिनेशन निकाल लिया क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ओनली 1 मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद हो गया? याद हो गया? ठीक है। Ma'am, please repeat. देखिए, पहले हिंदी में सुन लीजिए, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे कितना मेगा स्पोर बचा? Ma'am, 1. ठीक है, वेरी गुड। तो आगे जाके एम्ब्रियो सैक तो यही बनाएगा, Yes, ma'am. ओके। मैंने बोला एक मेगा स्पोर का एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में ट्रांसफॉर्म होने की घटना को, प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अब समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। मतलब एक ही मेगा स्पोर है हमारे पास, बाकी 3 तो यहाँ पे डीजनरेट हो चुके हैं। तो हमने जो इसको यहाँ पे क्या किया, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अभी इसी वक्त फुल स्टॉप लगा के बताने का फायदा क्या होता है, बच्चों को ज्यादा अच्छा याद होता है, क्योंकि अभी आगे की चीजें मैंने बताई नहीं आपको, ठीक है। आगे का तो अब कुछ बचा ही नहीं, बहुत आसान है यहाँ की बात। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कुछ डीजनरेट नहीं हो रहा था, मेगास्पोरोजेनेसिस में डीजनरेशन हो रहा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक मियोसिस सफिशिएंट था पॉलन ग्रेन्स को बनाने के लिए, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में मियोसिस और माइटोसिस दोनों इन्वॉल्व होंगे एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक की जर्नी समझ आई सबको? आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक की जर्नी Yes, क्लियर हो गई ma'am. सबको? यस चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या है, हम लोग यहाँ पे करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस तो लिखा है, लेकिन आप नोट करते वक्त क्या करेंगे, एक चीज और एक काम जरूर करेंगे यहाँ पे। ये माइटोसिस जो है, ये माइटोसिस 1 है। ये क्या है? ये माइटोसिस 1 है, याद रहेगा। कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया ये, इसको मैं ध्यान रखती हूँ थोड़ा। ये माइटोसिस 1 है। ये क्या है? ये माइटोसिस 1 है। ये अपना कितना कैसे करना जा रहा है? अब ठीक है, इसके साइज से मैच हो रहा है माइटोसिस 1, ठीक है। छोटा सा लिखा है, छोटा ही सा यहाँ पे अवेलेबल। अब ठीक है, कुछ ज्यादा छोटा हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हैं ना कि माइटोसिस 1 है, ठीक है। यस उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे? माइटोसिस 2 2, ठीक है। लेकिन एक कॉमन सेंस लगाएंगे। एक और यहाँ पे एक फनी बात ये है, सो समझिएगा ध्यान से। माइटोसिस 1 हुआ तो अंदर वाले मेगा स्पोर्स के अंदर जो सेल है उस पर ध्यान देंगे। एक का ये 2 हो गया, यस और नो? यस मैम माइटोसिस 1 होगा तो 1 का 2 होगा। ये तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करता है माइटोसिस। माइटोसिस 2 होगा तो 2 का 4 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यस और नो? यस मैम और माइटोसिस 3 होगा तो क्या होगा? 8 हो 4 टू जाएगा वो 8, 4 टू 8। लेकिन जब एग्जाम में बच्चों से पूछा जाता है कि माइटोसिस 3 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी मेगास्पोर, बच्चे क्या करते हैं? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 में टिक करके आ जाते हैं। उनको क्या लगता है? तो देखिए, माइटोसिस 1
forms 2 megaspore. 1 into 2 is equal to 2. Mitosis 2 forms 4 cells. 2 into 2 is equal to 4. ठीक है, और फिर वहां पे यहाँ क्या करते हैं, वो बायोलॉजी की बजाय मैथमेटिक्स लगाने लगते हैं। फिर वो करते हैं माइटोसिस 3 मीन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो गलत हो जाएगा। समझ आई बात? हम लोग यहाँ पे सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले माइटोसिस 1 होगा, फिर यहाँ पे माइटोसिस 2 होगा। क्या होगा? माइटोसिस 2 है आपके पास अवेलेबल। ठीक है, ये रहा आपका माइटोसिस 2। देन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइटोसिस 3 हो जाएगा। माइटोसिस 3। 3। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ सेल डिविजन्स ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस? meiosis 1, meiosis 2, mitosis 1, mitosis 2, mitosis 3। नीट के एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलेगा? माइटोसिस 1, meiosis 1, mitosis 2, meiosis 2, mitosis 3। बच्चे सोचेंगे वाह, 1 1 एक साथ कर देते हैं, 2 2 एक साथ कर देते हैं, 3 एक साथ कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता माइटोसिस मियोसिस होता क्या है। ठीक है, तो सीरीज क्या है? व्हाट इज द सीरीज ऑफ सेल डिवीजन? meiosis 1, meiosis 2, mitosis 1, mitosis 2 and mitosis 3। याद हो गया सबको? क्रिस्टल क्लियर? याद हो गया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है, यस मैम। अब हमने क्या किया है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्या है, ये जो आपके पास 4 मेगास्पोर्स ऊपर है, 4 मेगास्पोर नीचे है, लेकिन मैंने ऐसा स्ट्रक्चर तो पढ़ाया नहीं आपको। एम्ब्रियो सैक का मैंने क्या पढ़ाया आपको? 3 एंटीपोडल्स इन अपर साइड, 1 egg and 2 synergids are present in the lower side or at micropylar end, and 2 polar nuclei are situated in the center to form central cell। तो एक्चुअली क्या होता है, पहले इतना हो जाता है, उसके बाद 1 megaspore from upper side and 1 megaspore from lower side occupies the central position to form polar nuclei। एक मेगास्पोर अपर साइड से, एक मेगास्पोर लोअर साइड से सेंट्रल पोजीशन पे जाएंगे और ये पोलर न्यूक्लियाई को फॉर्म करेंगे। समझ आ गया? समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. अभी अभी जो मैंने आपको बताया ये मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मैंने आपको भी कैलकुलेशन कराया किस चीज के रिगार्डिंग? हाउ मेनी सेल्स आर देयर, हाउ मेनी न्यूक्लिएटेड स्टेजेस आर देयर। तो ये पहले ही सिखा दिया मैंने आपको। इससे क्या हुआ कि जब मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस अभी आपको ये पढ़ाया, तो इसके लास्ट पार्ट पे आने के बाद ना आपको एक सुकून मिला, बोले अच्छा यही है, ये तो पता है क्या है, हुआ या नहीं हुआ। अब मैं यहीं से स्टार्ट करती ना, तो होता ये है कि फिर उसके आगे बताओ, फिर उसके आगे बताओ, तो बच्चे थोड़ा पजल हो जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में आया तो आपको इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने इस क्लास में जितने बच्चों को समझाया है ना, वो बच्चे बिना देखे इसको बना सकते हैं। ऑनेस्टली बताएंगे, बना सकते नहीं बना सकते एग्जाम में? Yes, ma'am. यस मैम। है ना? सुपर इजी है, क्या गोले गोले तो करने हैं, और क्या करना है इसमें? तो ऐसा थोड़ी ह्यूमन बॉडी बनाना है आपको, ये तो बना ही सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, यू नो द प्लॉइडी ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। और अब डिप्लॉयड। जाके जो यहाँ पे ये नीचे में जो 1 हैप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड हो जाएगी। लेकिन ये 2 पोलर न्यूक्लियाई एक सेंट्रल सेल के अंदर चिपके हुए रहते हैं, तो जिसकी वजह से इस पोलर न्यूक्लियाई की जो प्लॉइडी है वो डिप्लॉयड होती है। ठीक है, डिप्लॉयड होगा। जिस बच्चे का आज का क्लास गया ना, उसका सब कुछ गया। ठीक है, रीजन ये है, इस चैप्टर में एक ही टॉपिक में दम है, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। आपको भी ये पढ़ के समझ आ रही होगी मेरी ये बात, क्योंकि आपने क्या किया, सबसे पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर सीखा, फिर आपने ये सीखा कि हाउ एम्ब्रियो सैक बिकम्स
8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल। फिर आपने ये भी सीख लिया कि ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है इसके पीछे की जर्नी क्या है और ये किस तरीके से अपने आप को यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन कराता हुआ लाया है। ठीक है, अब इतना पढ़ाने के बाद और इतना कराने के बाद इसमें कुछ मिसिंग पार्ट मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी की बुक में, आप अपने बुक में लेबल कर लेंगे। ठीक है, बुराई नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बच्चे जो समझ चुके हैं वो कोई भी समझ सकता है। यहाँ एक मेगा स्पोर मदर सेल है, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am. लेकिन इसको एक काम करना चाहिए था, यहाँ पे एरो डाल के ना यहाँ इसको मियोसिस 1 लिखना चाहिए था। आप लिख लेंगे बुक में पेंसिल से, मियोसिस 1 लिख लीजिए वहां पे। हो गया, यहाँ हो गया मियोसिस 1। क्या बना आपका मेगास्पोर डायाड, याद आया? 2 सेल बनाया था हमने। फिर मेगास्पोर डायाड में होगा मियोसिस 2, क्या होगा? मेगास्पोर टेट्राड। यस, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पेंसिल से एरो डाल के वहां पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, हो गया। फिर अब ऐसा नहीं एग्जाम में ऐसे क्रॉस कर देंगे, जैसे मैं बोर्ड पे समझाती हूँ ना, कई बच्चे कॉपी में एग्जाम लो, मतलब टेस्ट लो, क्लास टेस्ट, तो उसमें भी ऐसे क्रॉस करके आ जाते हैं। आपको क्रॉस नहीं करना, बस आपको एरो डाल के वहीं पे पेंसिल से ऐसे करके मार्क कर लेना है 3 मेगा स्पोर्स आर डीजेनरेटेड। इससे क्या होगा ना कि जब भी बुक देखेंगे ना अपने आप पूरा का पूरा जो फेनोमेना है वो याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपको पेंसिल से ऐसे मार्क कर लेना है और लिख लेना है 3 मेगा स्पोर्स आर डीजेनरेटेड। हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या एरर है, मेगास्पोर टेट्राड के बाद जो सीधा ऐसा दे दिया गया है तो इसको देख के कोई भी बच्चा मिसलीड हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पे ये सेल ड्रॉ करना है और इसके बीच में एक मेगास्पोर बना देना है, जिससे क्या होगा, आपको ये मार्क करने में कन्वीनियंस हो जाएगा। माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3। अब एग्जैक्ट हुआ, समझ आया? मार्क कर लीजिए वहां पे। Yes, ma'am. ठीक है, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 एंड माइटोसिस 3। अब क्या है, इसमें कहीं कोई डिमेरिट नहीं बच गया। अब एज इट इज, अब ये जो डायग्राम है ये सुपर है, कोई बुराई नहीं है इसमें, बस आपको ये ऐड करना था माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3। अब ये एक्यूरेट हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एंटीपोडल्स लोअर साइड में है मेंशन, जो ऊपर साइड में होना चाहिए था ज्यादा एग्जैक्ट होता। यहाँ ठीक है, यहाँ पे एग है सिनर्जिक सेल, सेंट्रल सेल, क्योंकि जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है वो मिलके एक सेंट्रल सेल बनाते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम है। 3 एंटीपोडल्स आर देयर, 2 polar nuclei are there, 1 central cell is there, 1 egg and 2 synergies. अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम एग के साथ, ये जो एग है इसके साथ इन सिनर्जिक्स को जोड़ दें, कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे इसको। ठीक है, तो क्योंकि मैं तो यहीं पे लिख रही हूँ, इसको हम लोग एग एपरेटस बोलते हैं। क्यों बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एग एपरेटस। उसमें ऑप्शन क्या था तो भी सुन लीजिए। एग प्लस पोलर न्यूक्लियाई, एग प्लस एंटीपोडल्स, एग प्लस सिनर्जिड्स, एग प्लस फिलिफॉर्म एपरेटस। जिसकी वजह से मैंने आपको बोला इसको नोट जरूर कर लेना। मैंने क्या बोला, द components ऑफ एग apparatus आर
The components of egg apparatus are egg and one egg and two syringes. The components of egg apparatus are one egg plus two syringes. तो यही बोल रही थी मैं। छोटी छोटी चीजें हैं, आगे जाके बहुत काम आने वाली है आपकी। छोटी छोटी क्या, बहुत बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट जो है वो आपने आज की क्लास में क्लियर करा है। कोई भी छोटा कॉन्सेप्ट नहीं था। अब फटाफट जितनी तेजी से हो सके और जितना अच्छा आपने सीखा है उतने स्पीड के साथ मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए यही डायग्राम रखती हूँ सामने। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ मेगास्पोर मदर सेल? 2n. वेरी गुड। Which type of cell division is involved in formation of megaspore dyad? Meiosis 2. Megaspore dyad, Meiosis 1. ठीक है, वेरी गुड। ये डायड बना ना यहाँ पे, तो इसको कौन कर रहा है? मियोसिस 1। आपके ऑप्शन में होगा मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2। आपने क्रिस्टल क्लियर समझ रखा है, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक क्वेश्चन और ध्यान से समझेंगे। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन 3 मेगास्पोर्स आर डीजनरेटेड? वहां आपके पास ऑप्शन होगा मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2। Meiosis तब 2. क्या करें? वेरी गुड, समझ गया क्वेश्चन, ठीक है। देन मेंशन द राइट सीरीज ऑफ सेल डिवीजन। वहां पे आपको सीरीज जो है वो ऐसे बिल्कुल फ्लो पे, ऐसे तो आपको रट गया होगा ये। मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3। अब यानी 4, 5, 6 तक चले जाना। समझ गए? क्या सीरीज बताया मैंने आपको? Meiosis 1, Meiosis 2, Mitosis 1, Mitosis 2, Mitosis 3. ठीक है, वेरी गुड। देन इससे पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो मैंने आपको आज की क्लास में सिखा रखा है, ओव्यूल स्ट्रक्चर। नेम द सेल इन विच एम्ब्रियो sac is embedded. Ma'am, In which? nucellus. वेरी गुड, Nucellus. न्यूक्लियस पे, ठीक है। नेम द स्टॉक ऑफ एन ओव्यूल। Ma'am, Unical. funicle. स्टॉक ऑफ फ्लावर। Pedicel. वेरी गुड। स्टॉक ऑफ एन एंथर। Ma'am, filament. Filament. ठीक है, वेरी गुड। एंड स्टॉक ऑफ एन लीफ। Petiole. Petiole. ठीक है, पेटियोल याद हो गया सारा का सारा, ठीक है। आउटर इंटेगुमेंट ट्रांसफॉर्म्स इन, क्या लिखेंगे? Testa. Ma'am, testa. वेरी गुड। एंड इनर इंटेगुमेंट, Tegment. Tegment. ठीक है। मेंशन द नंबर ऑफ एंटीपोडल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3. वेरी गुड। एंड नंबर ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। 2. प्लॉइडी ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। Haploid. नहीं, डिप्लॉयड। ये पोलर न्यूक्लियाई इसका पूछ रही हूँ मैं। पोलर न्यूक्लियोइड की प्लॉइडी हमेशा क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। जो पोलर न्यूक्लियाई है इसकी प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी, ठीक है। हाँ, आपने तो वही बोला होता है। सेंट्रल सेल का नहीं, प्लॉइडी अगर डिप्लॉयड होगा. सेंटर नहीं समझे, जैसे जाइगोट एक सेल होता है। जाइगोट क्या होता है? एक सेल होता है। उसकी प्लॉइडी क्या होती है? डिप्लॉयड. क्या होती है? डिप्लॉयड. ठीक है, वेरी गुड।
उसी तरीके से ये सेल एक ही है लेकिन ये डिप्लॉयड है। समझ आया? यस मैम। हाँ चलिए, क्वेश्चन पूछने से इतना समझ आया कि बीच में एक थोड़ा सा डाउट था, वो भी क्लियर हो गया आपका। आज की क्लास में कोई डाउट नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए ठीक है मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।